चलिए देखिए, ये लूसेंट का जीव विज्ञान टॉपिक है। लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक का डिस्कस कर रहे हैं, अध्याय 9। ठीक, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहली बार लैमार्क ने दिया। बारीकी से यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ने। लैमार्क, ठीक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया। हालांकि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु। लेकिन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसको हम जूम करते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, करे जीव विज्ञान बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ जीवन और लोगस का अर्थ अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि बायोलॉजी दो भागों में, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला बायो, दूसरा लोगस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। चलिए, अगला लाइन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला लाइन कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, एवं ट्रेविरेनस, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने 1801 में किया। मैंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस और फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने किया। इतना तक महत्वपूर्ण बात। इसमें देखिए, एक बात आगे है। बायोलॉजी की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, इसका विवरण है। जैसे पहला है एपीकल्चर, ये पहले बताए थे। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। दूसरा सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन करना। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन करना। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन करना। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन करना। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन करना। अर्नियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन करना। ठीक, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन करना कहलाता है। इतना ही नहीं, और भी बातें हैं। देखिए, यहाँ से और भी बातें हैं। जैसे एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करना। एंड्रियोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करना। इसके अलावा ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन करना। इसके अलावा आपका सेरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन करना। सेरीकल्चर, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन करना। हॉर्टिकल्चर, जिसको उद्यान विज्ञान से संबंधित का अध्ययन करना कहा जाता है। और फ्लोरिकल्चर, जिसको कहते हैं फूलों की खेती करना। तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक, अब इसके बाद का प्रोसेस देखिए। और बात क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान जो है ना, एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक
जिसको अरस्तु कहा जाता है, जिसका जीवन काल 384 से 322 बीसी बताया जाता है, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के ठीक पहले। ईसा मसीह के जन्म के ठीक पहले की बात है। उस टाइम में उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पदों के विषय में विचार प्रकट किए, लेकिन अरस्तु ने, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी। इतना ही नहीं, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। और देखिए कुछ नाम है जिसके खोज करता है, जैसे आनुवंशिकता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने। जीव विज्ञान, जीव सिद्धांत की खोज D.H. मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत की खोज हाइग्रो डी ब्रिज ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने। जीव द्रव्य सिद्धांत हर्टविग ने। उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत का अनुगमन के नियम का अनुवांशिक सिद्धांतों उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत का सिद्धांत माने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत नियम यानी सिद्धांत किसने दिया, लैमार्क ने। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। द्विनामपत्ति किसने अपनाया, कैरोलस लिनियस ने। DNA द्विकुंडल मॉडल किसने बनाया, तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। मतलब कहने का अर्थ है कि सबका अलग अलग खोज करता है, सबके अलग अलग वैज्ञानिक हैं। ठीक, इसके बाद प्रोसेस कह रहा है, इसके बाद का प्रोसेस कह रहा है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो अरस्तु ने समस्त जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा, पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। मतलब ये हुआ कि पूरे जीव जंतुओं जानवर वाला को, पूरे सृष्टि के समय जितने सारे जीवधारी थे, जब अरस्तु आए तो दो भागों में डिवाइड किए, एक जंतु वाला अलग और पेड़ पौधों वाला अलग। जंतु वाला को जंतु समूह में, अब वनस्पति यानी पेड़ पौधा वाला को वनस्पति समूह में रखा, अरस्तु ने ही। लिनियस उसके बाद आए। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचरंस में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एक एनिमल किंगडम में डिवाइड करके विभाजित किया, अर्थात उसके बारे में आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावे यहाँ पर सामने हम दिखा रहे हैं, लिनियस द्वारा वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी आधुनिक वर्गीकरण की न्यू प्रणाली, इसलिए उसे आधुनिक विज्ञान का पिता माना जाता है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण माने 5 गो पत्ती। द्विपत्ति में एगो वनस्पति एगो रहल जंतु, लेकिन 5 जगत पत्ती के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करना है। 5 जगत पत्ती अलग अलग है, जैसे देखिए क्या है। 5 परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विकेटर द्वारा 1969 में प्रस्तावित किया गया। 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अलावे समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया। जगत को अंग्रेजी में किंगडम कहा जाता है। किंगडम देखिए यहाँ से 2 बात आता है। पहला क्वेश्चन, द्विनामपत्ति किसने अपनाया, अरस्तु ने। 5 जगत पत्ती किसने अपनाया, 5 जगत पत्ती कैरोलस लिनियस ने, सॉरी R.V. टेकर ने। द्विनामपत्ति लिनियस ने दर्शाया था, लिनियस ने दर्शाया था। ठीक, द्विनामपत्ति लिनियस ने दर्शाया था पूरा, इसीलिए
लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। देखिए 5 जगत जो हर आर्विकेटर ने दर्शाए, उसमें से 5 जगत तो हम इस तरह से डिस्कस उसका नाम लेते हैं। देखिए पहला जगत का नाम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा उत्तक कवक, अब कवक, और उसके बाद में आपका पांचवा है जंतु। तो ये 5 जगत बनाया गया। अब आइए बारीकी से बारी बारी से हम मोनेरा के बारे में आपको बताते हैं। मोनेरा क्या चीज़ है? देखिए मोनेरा सबसे पहले नंबर मोनेरा। देखिए मोनेरा इस जगत में सभी प्रकार के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया के अलावे आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं, तंतुनुमा से संरचना बना करके, अर्थात मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। अब आगे दिया है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या करता है सुनिए। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जैसे जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाने गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच यूग्लिना इस जगत में है। यूग्लिना कौन से जगत में है? यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में है। ठीक, यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वयं प्रकाश संश्लेषित एवं प्रकाश के अभाव में इस स्तर पर इतर बितर पोषित इसके पदार्थ साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। आगे दे रखा है पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे। अब आगे दे रखा है कवक। इस जगत में यूकैरियोटिक कोशिकाएं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों सम्मिलित होती हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा ये सभी इतरोसी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी हो सकते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। एग्जाम में आवेला कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नामक सर्कला जटिल पाई जाती है। जंतु अगला है, लास्ट है जंतु हार्मोन। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय समजंतु भोज यानी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित हैं किए जाते हैं। इन मिनेटोजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्गीकरण की आधार की क्या है? इकाई जाति है। क्या है? जाति है। इसके बाद का प्रोसेस कह रहे हैं, कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति मानी जाती है। अब इसमें कुछ वर्गीकरण के विवरण दिया है, द्विनामपत्ति, उसके बाद पंचनामपत्ति। तो सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों को जुटाया। हालांकि उसे ही वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक, जुटाने के बाद उन्होंने द्विनामपत्ति प्रचलित किया। इस पत्ति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिल करके बनता है। पहला शब्द वंश के नाम से और दूसरा शब्द जाति के नाम से होता है। ठीक, इसके अलावे जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने इस जाति का सबसे पहले नामकरण किया, उसमें नाम भी अंकित कर दिया जाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, इसके पहले लीन है। वास्तव में होमो उपवंश का एक संस्थापक है, जिसकी गति सेपियंस है। लीन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ सबसे पहले
लिनियस ने इस स्थिति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा है। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक थी, 1 पेज था इसका। इसमें आपको यही समझना था अरस्तु के बाद में आपका मेटल, उसके बाद में आपका द्विनामपत्ति, पंचनामपत्ति, ये सारी बातें आपको 1 आपके टॉपिक में दे रखा था। ठीक है, तो इसके आगे वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन इस पार्ट में इतना ही तक रहेगा।